Namaskar, friends. As you know, the CCN Cabinet met this morning. To brief you on the important decisions approved by the Cabinet, we have here with us Honorable Minister of Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakurji. My warm welcome to the Honorable Minister. First, the Honorable Minister will brief, and then we shall take some questions related to the Cabinet decisions only. HMIB, sir. धन्यवाद जयदीप जी। नमस्कार मित्रों, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट की बैठक हुई और उनमें जो निर्णय लिए गए उनको एक एक करके मैं आप सबके सामने रखूँगा। जम्मू कश्मीर और वहाँ पर बिजली की आपूर्ति को लेकर जहाँ एक और सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बाकी मूलभूत सुविधाओं पर सरकार ने हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से आधारभूत ढांचा बनाया है, वहीं पर कुछ निर्णयों के कारण जहाँ नई इन्वेस्टमेंट्स भी जम्मू कश्मीर में जा रही हैं, उस सब में बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है। वहीं पर भारत सरकार ने आज निर्णय लिया है कि क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये किश्तवाड़ ज़िले में चिनाब नदी पर बनाया जाएगा। 540 मेगावाट का क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होगा। इसे जो NHPC की कंपनी है, चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स, इसकी एक सब्सिडरी है, वो बनाएगी। इसमें 51% शेयर NHPC का और 49% शेयर जम्मू कश्मीर के स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होगा। मित्रों, ये आत्मनिर्भर बिजली के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। और अगर आप इससे पहले भी देखें, 3 प्रोजेक्ट इससे पहले किरू, पकलदुल, रातले और अब क्वार, ये चारों को मिलाकर 3000 मेगावाट के प्रोजेक्ट बनते हैं। लगभग 23,000 करोड़ रुपया इनके ऊपर खर्च आएगा। 12,000 से ज़्यादा लोगों को इस पर रोज़गार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। आर्थिक सामाजिक विकास इसके माध्यम से होगा। और इसके अलावा सावलकोट और किरथू 2, ये 2 परियोजनाएं भविष्य में 2800 मेगावाट की, इस पे ऊपर विचार किया जा रहा है, जो डिपार्टमेंट से जानकारी मिली, और उन पर भी लगभग 28,000 करोड़ रुपए की भविष्य में इन्वेस्टमेंट आएगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जहां बिजली के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनेगा, वहीं पर सरप्लस बिजली बाकी राज्यों को देकर आय के साधन भी बनेंगे। और कुल मिलाकर बिजली के क्षेत्र में जहां केवल हाइड्रो पावर की मैं बात करूं तो अंडर कंस्ट्रक्शन जो है विभाग के, मैं उसकी जानकारी आप बाद में चाहेंगे तो आपको दे दूंगा। अभी मैं अपने आप को कैबिनेट के निर्णय तक ही सीमित रख रहा हूं। तो मित्रों, इससे जम्मू कश्मीर में बिजली की आपूर्ति भी होगी और आय के साधन भी मिलेंगे। दूसरा विषय आपको याद होगा, कोरोना काल में जहां एक और उद्यमियों को, व्यापारियों को बैंकों से बगैर कोलेट्रल और गारंटी के लोन दिलाने का काम मोदी सरकार ने किया था, वहीं पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए योजना हम लेकर आए थे, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, PM स्वनिधि। इसके माध्यम से देश भर के लाखों वेंडर्स को लाभ मिला। आज निर्णय लिया गया है कि इस योजना को अब बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि मार्च 2022 से दिसंबर 2024 तक इसको आगे बढ़ाया गया है। इसमें सारे ही कोलेट्रल फ्री लोन मिलते हैं और वो अफोर्डेबल भी होते हैं। आपको जानकारी है ही है इसकी कि अगर कोई स्ट्रीट वेंडर लोन लेता है
तो मान लीजिए 11% ब्याज बैंक का आपको लगता है, तो 7% के लगभग सब्सिडी भारत सरकार उसके ऊपर देती है। मात्र 4% ब्याज पर ही उसको पैसा देना पड़ता है। और उसमें भी अगर वो डिजिटल पेमेंट्स करता है तो डिजिटल पेमेंट्स पर प्रतिमाह अगर कोई डिजिटल पेमेंट्स 200 करता है तो कैशबैक इंसेंटिव भी उसको दिया जाता है और नेट इंटरेस्ट रेट भी 0 हो जाता है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए उसको 100 रुपया इंसेंटिव देने का काम भी किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं इनका आंकड़ा आपके सामने दूं तो स्वनिधि से समृद्धि ये सामाजिक सुरक्षा की योजना के साथ सभी स्ट्रीट वेंडर्स को जोड़ने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स और उनके परिवार जो भी एलिजिबल हैं उनको 8 योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया गया है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और वन नेशन वन राशन कार्ड, पीएम जनधन योजना, पीएम श्रम योगी मानधन योजना और रजिस्ट्रेशन अंडर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर जननी सुरक्षा योजना और पीएम मातृ वंदना योजना। इसके अंतर्गत इनके लाभार्थियों को भी इसके साथ जोड़ने का काम किया गया है। 21 अप्रैल 2022 तक 42 लाख एप्लीकेशंस आई थी, जिनमें से 31,90,000 को ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी है। 31,90,000 वेंडर्स इसका लाभ उठा रहे हैं और 29,50,000 वेंडर्स को 2,926 करोड़ रुपये का ऋण अब तक दिया जा चुका है। इसका पहला भाग या अंश जो हम कहें 31 मार्च 2021 तक 10.9 लाख ऋण पूरे किए जा चुके हैं और दूसरी ट्रांश जो है उसको 3.6 लाख ऋण एप्लीकेशन प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 2.3 लाख प्रार्थियों को ऋण की मंजूरी दी जा चुकी है। तो स्वनिधि से समृद्धि योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए अब तक 16.7 लाख लाभार्थियों को 23.2 लाख सैंक्शंस किए जा चुके हैं। और ये जो वेंडिंग जोन्स हैं ये भी 5,800 से बढ़ाकर 10,500 कर दिए गए हैं। इस योजना के क्रियान्वयन से स्ट्रीट वेंडर्स फॉर्मल इकॉनमी के साथ जुड़े हैं, उनसे समावेश इनका हुआ है, उन्हें वेंडिंग जोन्स में सुरक्षित स्थान मिला है, उनकी आय में वृद्धि हुई है और डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी वृद्धि हुई। साथ ही साथ स्ट्रीट वेंडर्स को सुरक्षा की भावना दिलाने एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी एक अवसर दिया गया है। पूर्व में जो स्वीकृत राशि थी वो 600 करोड़ थी, जिसको बढ़ाकर 2,187 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। हमारे लक्ष्य है कि सन 2024 तक 40 लाख वेंडर्स को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाए। जो स्ट्रीट वेंडर्स दोनों किश्तों का भुगतान करेंगे वो अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए इच्छुक होंगे, उन्हें तीसरी किश्त के रूप में 36 माह के लिए 50,000 रुपये तक का ऋण भी दिया जाएगा। ये विशेष तौर पर स्ट्रीट वेंडर से जोड़कर ही थी। इसके अलावा जो अगली निर्णय है वो देश के हमारे किसानों से जुड़ा हुआ विषय है। देश और दुनिया भर में डिसरप्शन के कारण जो सप्लाई चेन में एक बाधा बनी है, रॉ मटेरियल के दाम बढ़े हैं, उससे हमारा कृषि का क्षेत्र भी, केमिकल फर्टिलाइजर का क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदा ये प्रयास किया कि किसानों की लागत कम हो, मुनाफा ज़्यादा हो, आय दुगनी हो। और पिछले 2-3 वर्षों में अगर आप देखें, दाम बढ़ने के बावजूद भी किसानों पर हमने इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। आज का ये निर्णय भी न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS के अंतर्गत आने वाले
P&K फर्टिलाइजर्स के घटक, न्यूट्रिएंट्स के जो प्रति किलो उनके दाम रॉ मटेरियल के बढ़े, फ्रेट कॉस्ट बढ़ी और बाकी कारणों के कारण भी दाम बढ़े हैं, उसके चलते हुए भी हमने निर्णय लिया है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि 2013-14 में इस पर सब्सिडी 29,426 करोड़ रुपया थी, जो बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपया केवल खरीफ के सीज़न के लिए की गई है। 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी DAP पर और P&K फर्टिलाइजर्स पर केवल खरीफ सीज़न के लिए की गई है। पिछले साल जहां पूरा 2021-22 में कुल बजट ही पूरे साल के लिए 57,150 करोड़ रुपए का था, वो इस पर खरीफ सीज़न के ऊपर ही 60,039 करोड़ रुपये किया गया। 2013-14 में फर्टिलाइजर सब्सिडी कुल मिलाकर 71,280 करोड़ थी, जो इस साल बढ़ाकर 1,62,184 करोड़ कर दी गई है। अगर मैं केवल आपको DAP का ही उदाहरण दूं तो 2020-21 में DAP के एक बैग के ऊपर 512 रुपये की सब्सिडी दी जाती थी, जिसको 5 गुना वृद्धि करके 2,501 रुपया इस वर्ष कर दिया गया है खरीफ के सीज़न के लिए। ये अपने आप में दिखाता है कि किसानों के हित में उनके ऊपर दाम, बढ़े हुए दामों का बोझ ना पड़े। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 1,350 रुपया MRP DAP की है, वो इतनी ही रहेगी, यानी कि 2,501 रुपया सब्सिडी एक बैग के ऊपर है। जिस बैग की कीमत 1,350 रुपया है और 2,501 रुपया सब्सिडी है, यानी कि 3,851 रुपया एक्चुअल कॉस्ट होनी चाहिए, तो हमने किसान को उसमें भी लाभ दिया है। इसी तरह से ही इसके NPK और यूरिया में भी वो फ़र्क बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस मैं उस पर प्रश्न उत्तर में आएंगे तो उस पर आ जाएंगे आपके पास। जैसा मैंने कहा कि 2021-22 में पूरे साल में 57,150 करोड़ रुपए की सब्सिडी थी P&K पर। इस साल केवल 6 महीने के लिए 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी हमने तय की है। ये अपने आप में बहुत बड़ी है। प्रति बैग भी DAP की देखेंगे तो उसमें भी जहां 501 रुपया थी, 512 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 2,501 रुपया की गई है। तो ये अपने आप में दिखाता है कि ये जो फ्लक्चुएशन मार्केट में है, उतार चढ़ाव जो रेट का है, इसका किसान के जीवन पर, किसान के लागत पर, खेती बाड़ी पे प्रभाव ना पड़े, इसलिए निर्णय लिया गया है। मित्रों, जो दूसरा विषय एक और, हम अधिकतर सड़कें, रेलवे और बाकी सब, पानी, इस सब की बात करते हैं कि मूलभूत सुविधाओं का एक अंग वो भी है पक्के मकान, शौचालय से लेकर बाकी सब। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ आप सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। यहाँ पर 4G है, लेकिन LWE एरियाज़ में 2G कनेक्टिविटी है। तो उन क्षेत्रों में भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जहाँ एक और पक्के मकान, सड़क, बिजली, शौचालय, बैंक अकाउंट सब बनाकर दिए जा रहे हैं, वहाँ पर टेलीकॉम के नेटवर्क में भी सुधार हो और ये जो 2G की सुविधा है, इसकी जगह 4G की सुविधा वहाँ पर मिले, तो देश के 10 राज्यों में 2,542 टावर्स को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 2G से 4G में अपग्रेड करने के लिए 2,426 करोड़ रुपए का अनुमोदन किया है। और ये सभी साइट्स नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हैं। इनमें आत्मनिर्भर भारत में बने 4G कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क एवं टेलीकॉम इक्विपमेंट्स का उपयोग किया जाएगा। इन सभी साइट्स को BSNL ही अपग्रेड करके संचालित करेगा।
इसमें आंध्र प्रदेश में 346, बिहार में 16, छत्तीसगढ़ में 971, झारखंड में 450, मध्य प्रदेश में 23, महाराष्ट्र में 125, उड़ीसा में 483, पश्चिम बंगाल में 33, उत्तर प्रदेश में 42, तेलंगाना में 53, कुल मिलाकर 2542 टावर्स को अपग्रेड किया जाएगा, 4G बनाया जाएगा। ये डिजिटल इंडिया को बल देने के लिए है। जहां एक और स्वनिधि में डिजिटल पेमेंट्स करने के लिए वेंडर्स को इंसेंटिव मिलता है, ऋण में वृद्धि मिलती है, पहली से दूसरी बार में दुगना कर दिया जाता है, फिर 50,000। वैसे ही LWE एरियाज में 2G से 4G सीधा ही जाने का निर्णय लिया गया है। इससे इलाके में अगर मैं कहूँ, जो टेलीमेडिसिन की बात हो, ई गवर्नेंस की बात हो, बैंकिंग सुविधाओं की बात हो, टेली एजुकेशन की बात हो, टेलीमेडिसिन की बात हो, इनमें गुणवत्ता आएगी, इनमें सुधार होगा। और आपदा के समय हमने ग्रामीण अंचल में हमने देखा कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों ने भी और बाकियों ने भी टेलीकॉम सेवाओं के माध्यम से पढ़ाई लिखाई की है। इस क्षेत्र में भी इसका कोई नुकसान ना हो, तो ये जिम्मेदारी BSNL को दी है और ऑपरेशन और मेंटेनेंस करने का काम भी BSNL ही इसमें करेगा। मित्रों, जो अगला विषय है वो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, जहां एक और UPI भीम जैसी सेवाओं के कारण आपदा के समय भी एक बटन दबाते ही गांव के करोड़ों लोगों के पास पेंशन या बाकी सुविधाओं को पैसा सीधा ट्रांसफ़र किया जाता है, मनरेगा की पेमेंट से लेकर बाकी किया जाता है। वैसे ही प्रयास ये भी था जब निर्णय लिया गया था मोदी जी के नेतृत्व में कि दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक और बैंकिंग की सुविधा मिले, वहीं पर भारतीय डाक के जितने छोटे और बड़े पोस्ट ऑफिस हैं उनके माध्यम से बैंकिंग की सुविधाएं मिले। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसको स्थापित करने का निर्णय 2016 में लिया गया था। आज करीब लगभग 1,56,000 पोस्ट ऑफिस में 1,30,000, जो कुल 1,56,000 पोस्ट ऑफिस है, उनमें से 1,30,000 पोस्ट ऑफिस में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शाखाएं स्थापित हो चुकी हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा इस पे बैंक अकाउंट खुले हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो 5 करोड़ 23 लाख परिवार बैंकिंग के साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं और इनमें से आधे से ज़्यादा अकाउंट माताओं और बहनों के हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1,56,434 पोस्ट ऑफिस तक अपने इस बैंकिंग की सुविधाओं का विस्तार करने जा रहा है और इसके लिए 820 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट करने का इसमें निर्णय लिया गया है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े दुर्गम क्षेत्रों में भी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से गरीब से गरीब व्यक्ति को, गांव में रहने वाले माताओं बहनों को, गरीबों को भी बैंकिंग की सुविधाएं मिल सके। आज ये निर्णय बहुत ऐतिहासिक भी है क्योंकि इससे और सुविधाओं का वहां पर लाभ मिल पाएगा। जहां तक रेवेन्यू की बात है, लगभग 3,500 करोड़ रुपए के डिपॉजिट इन सब बैंक खातों में हैं और इस बैंक का रेवेन्यू भी 4 गुना बढ़ा है। इससे पता चलता है कि इसका लाभ भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे उठा पा रहे हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. We will now take some questions. Yeah, 1 to 1. मंत्री जी, हमारा सवाल है कि आपने स्ट्रीट वेंडर के बारे में जो बताया कि हम जो है इन्हें लोन दे रहे हैं पूरे इंडिया में, तो आपने कहा कि फर्स्ट किस्त, सेकंड किस्त, थर्ड किस्त में 50,000 देंगे, तो ऑटोमेटिक इनको अभी स्ट्रीट वेंडर को कितना लोन आप दे रहे हैं? देखिए, इसमें 10,000 से शुरुआत हुई थी, अगर आपको याद होगा। उस समय 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था, फिर बढ़ाकर 6,000 करोड़ हुआ। और जैसे ही वो पहली किस्त समय पर वापस करता है तो उसको 7% तो एक तरफ सब्सिडी मिलती है,
मान लीजिए 11% आपका इंटरेस्ट रेट है तो 7% पहली सब्सिडी मिल गई। आपने किस्तें समय पर दी और डिजिटल रिटर्न की, डिजिटल पेमेंट की, तो उससे आपकी वो भी माफ़ी होती है। फिर आपकी उससे दुगनी हो जाती है 20,000 रुपया, यानी कि आपकी क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक में आपकी सिबिल रेटिंग आ जाती है। जब आप वहाँ पर भी सुधार करते हैं, वापस पेमेंट करते हैं, तो तीसरी किस्त के रूप में आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है, वो भी 36 महीनों तक के लिए मिलता है। जबकि पहली किस्त जो थी वो 1 साल के लिए, जो पहली मिलती है वो 12 महीने के लिए मिलती है। तो इसमें क्या है, डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा मिलता है, स्ट्रीट वेंडर को पहचान मिलती है, कम इंटरेस्ट पर, कम ब्याज पर उनको लोन मिलता है, इंसेंटिव डिजिटल पेमेंट्स का मिलता है, और रिकॉग्नाइज्ड उनके जो एक परिचय बोर्ड लगता है, तो दूर से दिख जाता है परिचय बोर्ड लगा हुआ कि ये स्ट्रीट वेंडर रिकॉग्नाइज्ड है अर्बन लोकल बॉडीज़ के द्वारा, और ये कहीं ना कहीं बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, तो लोग डिजिटल पेमेंट भी वहाँ पर कर सकते हैं। Number 28. सर मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल ये है कि फर्टिलाइज़र सब्सिडी जो बढ़ाने का फैसला लिया गया है, क्या उसके बाद अब फर्टिलाइज़र कंपनियों को कीमतें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी किसानों को बढ़ी हुई कीमत नहीं देनी पड़ेगी? और दूसरा कि ये चालू कारोबारी साल के लिया गया है, पिछले कारोबारी साल के कुछ क्वार्टर में भी फर्टिलाइज़र कंपनियों को ऊंची कीमत पर कच्चे माल खरीदने पड़े थे, क्या उसकी भरपाई की जाएगी? देखिए, निर्णय इस साल के खरीफ क्रॉप को लेकर किया गया है, अगले 6 महीने के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी हुई रॉ मटेरियल की कीमतें, फ्रेट और बाकी कारण, जिसके कारण कीमतें देश ही नहीं दुनिया भर में बढ़ी हैं, उसके बावजूद भारत के किसान के ऊपर कोई बोझ ना बढ़े, इसलिए किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जहां 2020-21 में 512 रुपये प्रति बैग सब्सिडी मिलती थी, अब उसको बढ़ाकर 2501 रुपया प्रति बैग सब्सिडी कर दी है। और ये केवल किसानों के लिए किया गया है, इससे किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा, और ये सब्सिडी का मतलब है कि जो कंपनीज बना रही हैं उनको ये सब्सिडी मिलेगी ताकि उनका भी नुकसान ना हो। 1, 2, 3. सर ये थोड़ा बताइए। अच्छा, सर तरुण शर्मा जी बिजनेस से। सर आपने 6 महीने के लिए आपने करीबन 60,000 करोड़ स्वीकृत किए हैं फर्टिलाइज़र के लिए। सर टोटल बजट जो है वो 1,62,000 का है इस बार, तो क्या इस पे भी कोई चर्चा हुई कि इस बजट को भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि जो कीमतें हैं उसका असर हम देख रहे हैं, और जो फर्टिलाइज़र सेक्रेटरी है उनका भी मानना था कि प्राइजेस आगे भी अपवर्ड ही रहेंगे। दुनिया भर में दाम किस दिशा में जाते हैं इसका अभी मुझे कहना संभव नहीं होगा, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो हमने अभी नहीं, आपदा के समय भी किसी किसान को ना खाद की कमी आने दी, ना खरीद में कोई कमी रखी। सो किसान को खाद की भी पूर्ति की और खरीद की भी आपूर्ति करने का काम भारत सरकार ने किया है। इसीलिए मोदी जी किसानों के हितैषी गिने जाते हैं। और ये निर्णय भी, जब मैंने कहा कि पिछले साल के बजट को देखेंगे तो जितना पूरे साल में दिया है वो आंकड़ा भी मैंने अभी आपको बताया कि 57,150 करोड़ रुपया न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के P&K फर्टिलाइजर्स की अगर मैं बात करूं तो 57,150 करोड़ रुपये पूरे साल में खर्च हुआ था। इस बार केवल 6 महीने में 60,739 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि ज़रूरत पड़ी तो इसको आगे भी बढ़ाएंगे, और जब दिसंबर महीने में रिवाइज्ड एस्टिमेट आता है, दोबारा बजट पर देखा जाता है, उस पर चर्चा होगी, लेकिन किसानों पर बोझ नहीं आने देंगे। खरीफ की क्रॉप के लिए सब उसी में इंक्लूडेड है, 6 महीने के लिए। रविंद्र जी. सर ये जो आपने DAP में जो सब्सिडी की घोषणा की है, हालांकि इससे किसानों को लाभ मिलेगा, और क्या आपको लगता है कि भारत के अलावा और भी किसी कंट्री में इतनी बड़ी सब्सिडी दी जाती है? क्या
इतने सब्सिडी के बावजूद जो आरोप लगता है कि किसान विरोधी है सरकार, उससे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जिसको राजनीति करनी होगी तो मैं कैबिनेट ब्रीफिंग में उस दिशा में नहीं जाऊंगा। किसी ने अपनी राजनीति किसानों के कंधे पर बंदूक चला के करनी, मैं उसमें नहीं जा रहा जी। हमने, हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने किसानों के लिए क्या किया वो ऐतिहासिक है। आप खरीद देखेंगे तो फसल की खरीद भी ऐतिहासिक हमने की है। आप खाद पर सब्सिडी देखेंगे तब भी हमने वो ऐतिहासिक की है। और अब उस पर वैल्यू एडिशन करने के लिए जो बार बार कदम उठाए गए वो भी हैं। जहाँ तक दुनिया के बाकी देशों की बात है, वो तुलना के चार्ट आपके पास भी होंगे, लेकिन कुछ अगर आप अनुमति दें तो कुछ के बारे में मेरे पास एक छोटा सा चार्ट मैं पढ़ के आपको बता सकता हूँ कि भारत की तुलना में अगर डीएपी की, मैं बोरी की जैसे मैंने अभी बताया कि 1350 रुपये की है, तो पाकिस्तान में वो लगभग 4177 रुपये की है। भारत में 1350 रुपये की, तो पाकिस्तान में 4177 रुपये की। इंडोनेशिया में 9700 रुपये की, चाइना में 2400 रुपये की, यूएसए में 3633 रुपये की, ब्राज़ील में 4180 रुपये की। और इसी तरह से अगर आप यूरिया में देखेंगे, हमने यूरिया के दाम भी नहीं बढ़ने दिए। मैं डीएपी के अलावा ये भी कह रहा हूँ, हालांकि यूरिया में भी देश और दुनिया भर में बहुत दाम बढ़े हैं, हमने वो भी 266 रुपये ही प्रति बैग रखा है, जबकि पाकिस्तान में वो 791 रुपये है, इंडोनेशिया में 593 रुपये है, चाइना में 2100 रुपया है, यूएसए में 3600 रुपया है, बांग्लादेश में 719 रुपया है और ब्राज़ील में 3600 रुपये है। कहाँ 260 रुपया और कहाँ पे 3600 और 7000 रुपये के लगभग। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत ने, यानी कि मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित में लगातार कैसे निर्णय लिए। किसानों की इनपुट कॉस्ट यानी कि उनकी लागत नहीं बढ़ने दी, जिसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा डीएपी का और फर्टिलाइज़र और खाद का, यूरिया का है। तो हमने इसको बड़ी गंभीरता के साथ लिया है और कहीं पर कमी भी नहीं आने दी है। नंबर 4। सर एक बात ज़रा बताइए, आप जो बोले कि 6 महीने के लिए इतना आपने बढ़ाया, पिछले 6 महीने से कंपेयर करें तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इंक्रीज रादर देन वो भी आपको दे देंगे, वो भी आपको दे हाँ, देंगे। बिकॉज दैट विल ब्रिंग मोर क्लैरिटी रादर देन भी कि दे देंगे। हम कितना मैंने बढ़ाएं। तो 20-21 का जैसे आपको कहा है 512 रुपये से बढ़ाकर 2501 रुपया कर दिया, तो एक साल के अंदर ही आपका 5 गुना तो फिर भी बढ़ ही गया है सब्सिडी। जी, धन्यवाद बहुत बहुत। Thank you, friends. We close the press conference now.